हाय ऑल, वेलकम टू लास्ट लेक्चर ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। तो आज के लेक्चर में हम पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे जो एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके मॉड्यूल में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रिवीजन से। सो सप्लाई क्या है? सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी ऑन द अकरेंस ऑफ विच a transaction will become a taxable transaction and we have to pay GST on it. ठीक है. So what are the 5 conditions that will constitute supply? 5 conditions that will constitute supply are: supply should be of goods and services. Goods includes movable property and anything other than goods is service. ठीक है. Second condition was supply should be in the course and for furtherance of business. Third was supply should be for a consideration. Fourth was supply should be made by a taxable person and it should be a taxable supply. So these were the 5 mandatory conditions, and only on fulfillment of each and every condition a transaction can be said to be a supply. And once a transaction fulfills all these 5 conditions, tax has to be paid under GST. Fine. So उसके बाद हमने पढ़ा कंसिडरेशन क्या होता है. सो कंसिडरेशन इंक्लूड्स पेमेंट इन मनी एंड अदरवाइज मेड बाय रेसिपिएंट और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ. कंसिडरेशन इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट और फोरबियरेंस. इट एक्सक्लूड्स सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इट ऑल्सो एक्सक्लूड्स रिफंडेबल डिपॉजिट्स. फाइन. फिर हमने देखा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज बी, which was about exception to the condition of furtherance of business. तो हमने ये पढ़ा that there is only one exception to the condition of furtherance of business, which is import of service. ठीक है. So section 7(1)(b) में consideration का होना mandatory है. furtherance of business नहीं होगा तो चलेगा और transaction को क्या माना जाएगा? taxable. ठीक है, लेकिन consideration का होना तो mandatory है. section 7(1)(c) read with schedule 1. ठीक है. सो शेड्यूल 1 के अंदर 4 पैरास दिए हुए हैं जिसमें क्या है 4 कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं. इन ट्रांजैक्शन में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी हम क्या मानते हैं? इनको सप्लाई मानते हैं और इन पे जीएसटी लगता है. ठीक है. कंसिडरेशन नहीं है लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना मैंडेटरी है. किसमें? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज सी रीड विद शेड्यूल 1 में. ठीक है फ्रेंड्स, फाइन. तो कौन से 4 पैरास थे? फर्स्ट वाज परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स व्हेन आईटीसी इज टेकन. इसमें मैंडेटरी क्या था? आईटीसी लेना मैंडेटरी था. अगर आप आईटीसी ली हुई एसेट्स को आप सेल करते हो, विदाउट कंसिडरेशन भी सेल करते हो, तो आपको उस पर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा. सेकेंड वाज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन. ठीक है. सो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमने देखी थी और डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब मेरे ही अलग अलग रजिस्ट्रेशन एट डिफरेंट प्लेसेस. फाइन. थर्ड वाज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट विदाउट कंसिडरेशन. ठीक है. इसमें मैंडेटरी क्या था? दैट एजेंट शुड इश्यू इनवॉइस इन हिज ओन नेम, दैट इज ही शुड हैव राइट टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ द एसेट ऑन हिज ओन. ठीक है. अगर एजेंट अपने नाम से इनवॉइस इशू करता है फॉर फर्दर सप्लाई तो ही वो ट्रांजैक्शन क्या होगा? पैरा 3 में फॉल होगा. और उसमें अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो क्या लगेगा? उस पर टैक्स लगेगा. और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि इट ओनली इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड डज नॉट इंक्लूड सप्लाई ऑफ सर्विस. ठीक है. फोर्थ वॉज import of service by a person from a related person or his own establishment located outside India without consideration. ठीक है. इसमें भी क्या है? import of service from a related person, लेकिन क्या नहीं है? consideration नहीं है. फिर भी क्या माना जाएगा? taxable. लेकिन furtherance of business होना mandatory है. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? इस पे हमने एक चार्ट भी बनाया था कि पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 और सेक्शन 7(1)(b) में जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसका हमने एक चार्ट भी बनाया था. ठीक है. फिर शेड्यूल 2 क्या है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज. मतलब किसको सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे?
किसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी ये थी कि अगर किसी गुड्स का टाइटल ट्रांसफर होता है, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तो हम क्या कहते हैं उसको सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अगर किसी गुड्स का केवल राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आपने किसी को यूज करने के लिए दिया ऑन रेंट और लीज और अंडर एनी अदर अग्रीमेंट, ठीक है, हायर परचेस पे दिया, ठीक है, लेकिन हायर परचेस इज सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लेकिन अगर आप किसी को रेंट पे दो, लीज पे दो, राइट टू यूज ट्रांसफर करो, तो क्या कहते हैं हम उसको, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट और प्रोसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, जॉब वर्क। तो जॉब वर्क इज व्हाट, जॉब वर्क इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो रेंटिंग हमको पता है, रेंटिंग क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, जिसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद हमने पढ़ा था पैरा 5B, ठीक है, दिस इज 5 एंड दिस इज पैरा B। तो पैरा 5B किसके बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एटसेट्रा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, अगर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने कंसिडरेशन रिसीव किया, ठीक है, बिफोर गेटिंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपने अगर कंसिडरेशन रिसीव किया, तो जितना कंसिडरेशन रिसीव किया उस पर क्या लगेगा, जीएसटी। अगर आफ्टर रिसिप्ट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपने अगर कंसिडरेशन रिसीव किया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि उसको कहां दिया गया है, वो बताया गया है सेल ऑफ बिल्डिंग अंडर नेगेटिव लिस्ट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था टेम्पररी ट्रांसफर परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। सॉफ्टवेयर रिलेटेड डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर के केस में हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि सॉफ्टवेयर, जब कोई रेडी सॉफ्टवेयर आप परचेज करते हो, है ना, रेडी सॉफ्टवेयर जब आप परचेज करते हो तो उसको हम कहेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। आप सेल करोगे तो उसको कहोगे सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर किसी को कस्टमाइज करके दो, डिजाइन करके दो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो दैट वुड बी सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये सब क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन आपके पास कोई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, रेडी है, मान लीजिए टेली ईआरपी मान लेते हैं, ठीक है। तो टेली क्या है, एक रेडी सॉफ्टवेयर है जो आप क्या करते हो, मार्केट से परचेज करते हो। सो दैट इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। यू आर बाइंग अ रेडी सॉफ्टवेयर विच इज सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कस्टमाइज करवाते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। सो दिस डिफरेंस यू शुड नोट डाउन। Agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act which was supply of service. Tolerate an act मतलब आपने क्या किया, किसी बंदे को या अपने एम्प्लॉय को क्या दिए, पैसे, कि मेरे कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन मत करना। So what your employee is doing, your employee is tolerating your act, ठीक है। What kind of tolerating, right? Like he is not joining the other organization, your competitor organization. तो उसको क्या कहेंगे हम, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये सर्विस किसने सप्लाई की, आपके एम्प्लॉय ने आपको। कैसे सप्लाई की, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ना ज्वाइन करके। फाइन, आपने किसी को बोला कि 60 दिन में पेमेंट करना, उसने 60 दिन में पेमेंट नहीं किया, 120 दिन में किया। सो यू टॉलरेटेड हिज एक्ट ऑफ नॉन पेमेंट फॉर 60 डेज, उसको क्या कहेंगे हम, टॉलरेटिंग एन एक्ट, जिसको भी हमने क्या समझा, क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज, राइट टू यूज हमको पता है क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर हमने पढ़े कॉम्पोजिट सप्लाईज, जिसमें फर्स्ट था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हमको पता है क्या, कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, ऑल्टरेशन एटसेट्रा रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको क्या कहा गया है, सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर हमने पढ़ा रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट को भी क्या कहा गया है, सप्लाई ऑफ सर्विस। Supply of goods by an unincorporated association or body of persons to its members, वो भी क्या होता है, supply of goods, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था नेगेटिव लिस्ट,
तो नेगेटिव लिस्ट में there were in all 7 categories of transaction that we had learned. First, the supply of service by employee to the employer in the course of employment. In the course of employment होगा तो GST नहीं लगेगा, लेकिन outside the course of employment हुआ तो क्या लगेगा? टैक्स लगेगा. मतलब outside the course of employment मतलब principal to principal basis. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था services by any court or tribunal established under any law for the timing in force. Functions performed by MPs, MLAs, member of panchayats, members of municipalities. ठीक है. Duties performed by any person holding any constitutional post, मतलब President of India, Prime Minister of India. ठीक है. Comptroller, Auditor General of India. Duties performed by any person who holds a position of member or director in a body established by central government. मतलब कैसा? RBI, Food Safety Standards of India, GIDC. ठीक है. ऐसी और भी कई सारी बॉडीज हैं जो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. उसमें जो भी लोग डायरेक्टर, चेयरपर्सन, मेंबर्स रहते हैं, वो जो भी उनको पेमेंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर जीएसटी नहीं लगता है. फाइन. सर्विसेज ऑफ फनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, इस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा. सेल ऑफ लैंड, क्या है? सेल ऑफ लैंड इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड्स ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी. बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन बिल्डिंग एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें अगर आप कंसिडरेशन बिफोर गेटिंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेते हो तो जितना कंसिडरेशन लिया उस पर क्या लगेगा? जीएसटी. जितना कंसिडरेशन आपने आफ्टर गेटिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है. फिर हमने पढ़ा एक्शनेबल क्लेम्स, वो किसकी डेफिनेशन में इंक्लूड है? गुड्स की डेफिनेशन में. ठीक है. तो एक्शनेबल क्लेम्स पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है. लेकिन केवल किन एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी लगेगा? तो लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग पे लगेगा. इसके अलावा के जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं उन पे जीएसटी नहीं लगेगा. ठीक है. सो एक्शनेबल क्लेम वाज व्हाट? इट वाज योर राइट टू रिसीव द एरियर्स. ठीक है. और राइट टू रिसीव एनी क्लेम. सेवेंथ वाज एक्टिविटीज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 243G and W of the Constitution, where local bodies, central government, state government are engaged as public authorities. इन transactions में भी क्या होगा? जीएसटी नहीं लगेगा. सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, इस लाइसेंस को जो आप लेते हो गवर्नमेंट से, तो लाइसेंस फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा. फिर हमने पढ़ा था कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई. कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या था फ्रेंड्स? जो कॉम्बिनेशन था गुड्स एंड सर्विसेज का जो आप सप्लाई कर रहे थे वो क्या था? नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से? नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वेरिन वन एलिमेंट सप्लाइड इज प्रिंसिपल सप्लाई एंड द अदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द सप्लाई आर एंसिलरी सप्लाईज. मतलब प्रिंसिपल सप्लाईज पे बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं सप्लाई के वो सारे डिपेंडेंट है. हमारा एग्जांपल क्या था? चिप्स, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, पैकिंग मटेरियल वगैरह, है ना. तो चिप्स क्या था? प्रिंसिपल सप्लाई. बाकी सारे क्या थे? एंसिलरी सप्लाईज. उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई. अगर कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, मतलब नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और कोई प्रिंसिपल सप्लाई और एंसिलरी सप्लाई जैसा नहीं है, तो उसको क्या कहते थे हम? मिक्स सप्लाई. तो मिक्स सप्लाई के केस में रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगता था? जो भी आपने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस सेल किया उसमें जिसका हाईएस्ट रेट हो वो क्या लगेगा? आपके टोटल वैल्यू पे लगेगा. ठीक है. लेकिन कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में क्या होता था? जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट लगेगा टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई पे. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था एक अमेंडमेंट जिसमें था लेवी ऑफ जीएसटी ऑन सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स of the donor in the premises of charitable organization receiving donation or gifts from individual donors. So display of name or placing of name plates in the premises of charitable organization, if such display, ठीक है, amounts to promotion of the donor's business, तो क्या होगा? taxable. If it does not amount to promotion of donor's business, ठीक है, और does not amount to any kind of publicity of the donor, तो क्या होगा? वो taxable नहीं होगा. फाइन. ठीक है. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई एज पर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट?
So we have 4 options. Management consultancy services not in the course or for furtherance of business. So क्या बोला है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज वो किस में है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है. तो विल इट कंस्टिट्यूट सप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंस्टिट्यूट अ सप्लाई एज पर सेक्शन 7 ऑफ CGST. इनमें से कौन सा सप्लाई नहीं है. तो सप्लाई की 5 कंडीशंस है, उसमें से जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की जो कंडीशन है उसको क्या कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है. तो क्या पॉइंट नंबर ए सप्लाई की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या उसको टैक्सेबल माना जाएगा, टैक्सेबल नहीं माना जाएगा. तो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई. तो ए तो कंफर्म है दैट ए इज नॉट अ सप्लाई. अब बी को चेक करते हैं. इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. क्या बोला है, कंसिडरेशन है लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है. और क्या बोला है, क्या है ये ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस. लेकिन हमने पढ़ा था सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज बी, जिसमें बोला था कि आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो और वो सर्विस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं भी है तो भी क्या होगा, ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा. सो पॉइंट नंबर बी इज सप्लाई. तो पॉइंट नंबर बी तो हमारा आंसर नहीं होगा. व्हाट इज सी, सी इज बोथ ए एंड बी, तो सी भी हमारा आंसर नहीं होगा. डी इज नन ऑफ द अबव, ये भी हमारा आंसर नहीं है. सो हमारा आंसर क्या होगा, पॉइंट नंबर ए. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज डैश स्पेसिफाइज द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. तो हमारे जो 4 ऑप्शन है वो है शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट, 2 ऑफ CGST एक्ट, 3 ऑफ CGST एक्ट और ऑल ऑफ द अबव. तो शेड्यूल 3 क्या बोलता है, नेगेटिव लिस्ट. शेड्यूल 2 क्या बोलता है कि कौन से ट्रांजैक्शन गुड्स है और कौन से ट्रांजैक्शन सर्विस है. ये क्या बोलता है शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट. शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट रीड विथ सेक्शन 7(1)(c). किन ट्रांजैक्शंस की बात करता है, जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या है, 2 का आंसर ए इज आवर आंसर. फाइन. Let's move on to third one. Which of the following activities outside the scope of supply and not taxable? इनमें से outside the scope of supply कौन सा है और taxable नहीं है. So A है services by an employee to the employer in the course or furtherance of, in the course of or in relation to his employment. तो ये कहाँ दिया है, नेगेटिव लिस्ट में दिया है, तो दिस इज नॉट अ सप्लाई. सर्विसेज ऑफ फंडल, ये भी कहाँ दिया है, नेगेटिव लिस्ट में, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई. एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये भी कहाँ दिया है, नेगेटिव लिस्ट में, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सप्लाई. सो ऑल ऑफ द अबव आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई. सो आवर आंसर इज डी. विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड. इनमें से नेचुरली बंडल्ड कौन सा है, रेंट डीड एग्जीक्यूटेड फॉर रेंटिंग ऑफ 2 different फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग, वन फॉर रेसिडेंशियल अनदर फॉर कॉमर्शियल पर्पस. तो बिल्डिंग है, रेंट पे दी है, रेसिडेंशियल यूज और कॉमर्शियल यूज पे, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट सप्लाईज है. ठीक है. रेसिडेंशियल यूज और कॉमर्शियल यूज दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट सप्लाईज. दोनों को अलग अलग सप्लाई भी कर सकते थे, ऐसा तो है नहीं कि एक सप्लाई दूसरे पे क्या हो, डिपेंडेंट. सो ए इज नॉट आवर आंसर. पैक ऑफ वॉच, टाई एंड बेल्ट. अब वॉच, टाई और बेल्ट ये भी क्या है, तीनों इंडिपेंडेंट सप्लाईज, इनको भी आप अलग अलग सप्लाई कर सकते हो. सो दीज आर नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है. थर्ड इज पैकेज ऑफ केन्ड फूड सच एज बर्गर, चॉकलेट, स्वीट्स, केक एटसेट्रा. ये सारे भी क्या है, इंडिपेंडेंट सप्लाईज. ये भी सारे नेचुरली बंडल्ड नहीं है. तो इनको, इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव इज नेचुरली बंडल्ड. ठीक है. नेक्स्ट, सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts highest rate of tax. हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स किस में लगाते हैं हम, मिक्स सप्लाई के केस में. मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 or more supplies shall be treated as a supply of that particular supply that attracts highest rate of tax. कौन सा सप्लाई माना जाएगा, अगर मैं चॉकलेट, बर्गर, मिल्क शेक इन तीनों का कॉम्बिनेशन सेल कर रहा हूं
तो उसको किसका सप्लाई माना जाएगा? इन तीनों में से जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो लगाता होगा उसका सप्लाई माना जाएगा, और टोटल वैल्यू पे, टोटल बिल पे वो टैक्स रेट लगाया जाएगा जो हाईएस्ट होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस? इनमें से सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स। क्या ट्रांसफर हो रहा है? राइट इन गुड्स। तो राइट इन गुड्स जब भी ट्रांसफर होता है, या फिर अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स जब भी ट्रांसफर होता है विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ए तो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। सेकेंड क्या है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सो दिस इज नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट, ये कौन सा है? हायर परचेज ट्रांजेक्शन, सो दिस इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। ऑल ऑफ द अबव भी हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है? ए, क्योंकि केवल ए क्या बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विच इज व्हाट? सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? तो सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। ठीक है, ये आपकी थियरी पोर्शन में दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे रीड करते हैं ताकि आपको पता पड़े कि एग्जाम में आंसर किस तरीके से लिखना है। फ्रेंड्स, आपको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट बताता हूँ। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कोई प्रैक्टिकल पूछा जाता है जीएसटी में, तो आपका आंसर फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले आप लिखोगे प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन का मतलब लॉ क्या कहता है, सेक्शन क्या कहता है, वो आप लिखोगे। फिर आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो क्या कहना चाहता है ना? उस क्वेश्चन में क्वेरी क्या है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या समझा रहा है, वो आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस में। उसके बाद आप लिखोगे कंक्लूजन के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चन के फैक्ट्स ऑफ द केस को देखते हुए, क्वेश्चन के फैक्ट्स को देखते हुए आपका कंक्लूजन क्या है, यानी आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हम अभी नीचे देखेंगे कि आंसर किस तरीके से लिखा जाता है। तो पहले देखते हैं व्हाट इज टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। सो कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, composite supply shall be treated as supply of principal supply and mixed supply should be treated as supply of that particular goods which attracts highest rate of tax. Simple. उसके बाद है हमारा whether transfer of title and possession is necessary for a transaction to constitute supply of goods. So yes, transfer of title is necessary for a transaction to constitute supply of goods because title transfer होगा तभी क्या ट्रांसफर होगी? ओनरशिप। अगर केवल राइट टू यूज ट्रांसफर होगा तो उसको तो हम क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस। एक बार रीड कर लेते हैं। टाइटल एज वेल एज पोजेशन बोथ हैव टू बी ट्रांसफर्ड फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। इन केस टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड, द ट्रांजैक्शन वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 2 सब क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज बी ऑफ CGST एक्ट। In some cases, possession may be transferred immediately, but title may be transferred at a future date. ऐसा कब होता है? Possession transferred immediately और title transfer future date, ऐसा कब होता है? Hire purchase transactions में। ठीक है, like in case of approval or sale basis or hire purchase arrangement, such transaction will also be termed as supply of goods. ठीक है, next पढ़ते हैं। Examine whether the following activities would amount to supply under section 7 read which schedule 1 of CGST act। क्या बोला है? कौन सी एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रीड विथ शेड्यूल 1। सेक्शन 7 रीड विथ शेड्यूल 1 क्या है? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। तो फर्स्ट देखते हैं। सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डेपो इन मुंबई। तो दो अलग स्टेट्स में क्या है इनके? दो अलग यूनिट्स। बोथ दिस एस्टेब्लिशमेंट्स आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स। एक दिल्ली में रजिस्टर्ड है, एक मुंबई में। फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू द मुंबई डेपो विदाउट कंसिडरेशन सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड। फिनिश्ड गुड्स कहाँ से कहाँ बेच रहा है? दिल्ली से मुंबई भेज रहा है ताकि क्या कर सके? उसको सेल कर सके। लेकिन दिल्ली से मुंबई कैसे भेज रहा है? विदाउट कंसिडरेशन। अब ये कौन सा केस है?
सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स। दिल्ली वाला भी मेरा यूनिट है, मुंबई वाला भी मेरा यूनिट है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में अगर कोई सप्लाई हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, विदाउट कंसिडरेशन भी हो रहा है, तो उसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे और उस पर जीएसटी लगेगा। रीड करते हैं। शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट स्टिपुलेट्स दैट, देखिए यहां पे क्या लिखा है, पहले प्रोविजन लिखा है हाँ, कि शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट क्या कह रहा है, दैट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन as specified in section 25 is supply even without consideration provided it is made in the course or furtherance of business। क्या बोला है, कंसिडरेशन नहीं है तो चलेगा, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए जब सप्लाई हो रहा है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स। फर्दर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड मोर देन वन रजिस्ट्रेशन whether in one state or union territory or more than one state shall in respect of each such registration be treated as a distinct पर्सन। ठीक है, हर रजिस्ट्रेशन के लिए उस पर्सन को क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी एक रजिस्ट्रेशन को दूसरे रजिस्ट्रेशन से अलग माना जाएगा। और एक रजिस्ट्रेशन का, आप ही के एक रजिस्ट्रेशन अगर आप ही के दूसरे रजिस्ट्रेशन को सप्लाई करता है तो उसको हम क्या मानेंगे, टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो ये उसने क्या एक्सप्लेन किया, प्रोविजन एक्सप्लेन किया। इसके बाद आप लिखेंगे एग्जाम में फैक्ट्स ऑफ द केस। तो हमारे केस में फैक्ट्स क्या है, क्वेश्चन में देखते हैं एक बार। सो एग्जाम में आप लिखेंगे, इन आवर केस सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स हैज अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ मुंबई एंड बोथ हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, एंड फिनिश्ड गुड्स हैव बीन सप्लाइड फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू मुंबई डेपो विदाउट कंसिडरेशन। सो दीज आर फैक्ट्स ऑफ द केस। फिर आप लिखोगे क्या, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यहां पे नीचे लिखा है। ठीक है, इन व्यू ऑफ द सेम, ये फैक्ट्स में क्या लिखोगे आप, क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, इन्होंने यहां पे नहीं लिखा है लेकिन आप एग्जाम में करोगे। पहले क्या लिखोगे, प्रोविजन, फिर फैक्ट्स में क्या करोगे, क्वेश्चन को एक्सप्लेन, फिर लिखोगे आप कंक्लूजन। इन व्यू ऑफ द सेम, फैक्ट्री एंड डेपो ऑफ सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स आर एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट पर्सन्स, देयरफॉर सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम दिल्ली ऑफ सुलेखा टू मुंबई डेपो विदाउट कंसिडरेशन but in the course or furtherance of business is a supply under section 7 read with schedule 1 of CGST Act। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो पा रहा है। सेक्शन नंबर अब जितना याद रख पाए उतना रखें, आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंडन इज अ वेल नोन लॉयर। Raman has taken legal advice from him free of cost with regard to his family dispute। ठीक है, रमन एक आर्किटेक्ट है जिसने अपने ब्रदर से क्या ली, लीगल एडवाइस, लॉयर है लंदन से। मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन क्या है, वो टैक्सेबल है, लेकिन इट हैज टू बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसने जो लीगल एडवाइस ली है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो किस पर्पस के लिए ली है, फैमिली डिस्प्यूट के लिए। फैमिली डिस्प्यूट बिजनेस पर्पस नहीं है। और सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन एंड ऑल्सो इफ इट डज नॉट हैव फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसको टैक्सेबल नहीं मानेंगे। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, सो सी क्या बोल रहा है, सी would your answer be different if in above case Raman has taken advice in respect of his business unit in Chennai। अपना बिजनेस रिलेटेड कोई एडवाइस ली होती तो वो टैक्सेबल होता, वो बिल्कुल टैक्सेबल ट्रांजैक्शन होता, क्योंकि अगर विदाउट कंसिडरेशन भी है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज अ टैक्सेबल ट्रांजैक्शन। एक बार रीड करते हैं। देखिए यहां पे फिर से इन्होंने किससे स्टार्ट किया है, प्रोविजन से स्टार्ट किया है। सो शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट stipulates that import of service by a taxable person from a related person located outside India without consideration is treated as a supply if it is provided in the course or furtherance of business। related person क्या है, ठीक है, that person shall be deemed to be related if they are members of same family, है ना। फैमिली की डेफिनेशन में कवर हो रहा है। फैमिली की डेफिनेशन क्या बोलती है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन
of the person or parents, grandparents, brother, sister if they are wholly and mainly dependent on him. तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोविजन. उसके बाद आप एग्जाम में क्या लिखोगे, फैक्ट्स ऑफ द केस. That Raman is a lawyer, he imported services from his brother located in London, services were related to family dispute. ये क्या होगा, फैक्ट्स ऑफ द केस. आप क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन. उसके बाद आप लिखोगे कंक्लूजन. In the given case, Raman has received free of cost legal services from his brother. However, in view of section 2 subsection 49 subclause 2 above, Raman and his brother cannot be considered to be related as Raman's brother is a well-known lawyer and is not wholly and mainly dependent on Raman. ठीक है फ्रेंड्स, ट्विस्ट देख रहे हैं आप. ट्विस्ट क्या ट्विस्ट है इसमें कि रमन उसके ब्रदर से रिलेटेड नहीं है. बिकॉज ब्रदर रिलेटेड कब होता है, जब क्या हो, वो डिपेंडेंट हो. क्या रमन का ब्रदर उस पर डिपेंडेंट है, ब्रदर डिपेंडेंट नहीं है. तो वो क्या हुआ, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आएगा, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आएगा. ठीक है, तो हमारे इस केस में आंसर क्या होगा. फर्स्ट केस में क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस without consideration and also not in the course or furtherance of business. तो section 1 section 7 subsection 1 subclause C schedule 1 para 4 उसकी क्या कंडीशन है, import of service from a related person without consideration. लेकिन ये पर्सन रिलेटेड तो है ही नहीं और कंसिडरेशन भी नहीं है. ठीक है, अब रिलेटेड हो और कंसिडरेशन नहीं हो तो टैक्सेबल मानेंगे, लेकिन यहां तो रिलेटेड भी नहीं है, कंसिडरेशन भी नहीं है. ठीक है, तो क्या ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा. अब हम चेक करेंगे सेक्शन 7(1)(b को. सेक्शन 7(1)(b क्या कहता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन बट नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो टैक्सेबल. अब इस ट्रांजैक्शन में क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, उसमें क्या बोला है, विथ कंसिडरेशन, लेकिन यहां तो कंसिडरेशन है ही नहीं और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है. तो ना ही ये सेक्शन 1(b) में फॉल हो रहा है, ना ही सेक्शन 1(c) पैरा 4 में भी फॉल नहीं हो रहा है. तो इस ट्रांजैक्शन को टैक्सेबल ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे. फर्दर, रमन हैज टेकन लीगल एडवाइस फ्रॉम for his personal matter and not in the course or furtherance of business. Consequently, services provided by Raman's brother to him would not be treated as supply under section 7 read with schedule 1. सेक्शन 7 रीड विद शेड्यूल 1 में तो टैक्सेबल नहीं है. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज बी में भी टैक्सेबल नहीं है. ठीक है, क्योंकि कंसिडरेशन भी नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है. 7(1)(b) में टैक्सेबल होने के लिए कंसिडरेशन का होना क्या है, मैंडेटरी है. फाइन. अब हमने पढ़ा था सी क्या कह रहा था कि उसने अपने बिजनेस यूनिट के लिए एडवाइस ली है. तो किस लिए एडवाइस ली है, बिजनेस यूनिट के लिए. तो वो क्या हुआ, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो हुआ, लेकिन क्या उसमें कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन नहीं है. तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी में तो कंसिडरेशन चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो चलेगा. तो सेक्शन 7(1)(b) के तो बी से तो बाहर हो गया, उसमें तो टैक्सेबल होगा नहीं. अब हम चेक करेंगे सेक्शन 7(1)(c) पैरा 4. पैरा 4 क्या कहता है शेड्यूल 1 का, वो ये कहता है कि कंसिडरेशन नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. ठीक है, तो इस केस में कंसिडरेशन नहीं है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है सी वाले केस में. आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो, लेकिन क्या बोला है, रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट करो तब. इस केस में तो पर्सन रिलेटेड ही नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दोनों का होना मैंडेटरी है. समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग. ठीक है, रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट करो तभी क्या है, कंसिडरेशन की कंडीशन क्या है, नहीं सेटिस्फाइड होगी तो चलेगा, लेकिन रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट नहीं कर रहे हो तो कंसिडरेशन का होना तो मैंडेटरी है. और हमारे इस केस में क्या है, इन द अबव केस if Raman has taken advice with regard to his business unit, services provided by Raman's brother to him would still not be treated as supply under section 7 read with schedule 1, as although the same are provided in the course or furtherance of business, such service have not been received from a related person. भले ही बिजनेस पर्पस के लिए ली है लेकिन रिलेटेड पर्सन से नहीं ली है,
रिलेटेड पर्सन से नहीं लिए तो कंसिडरेशन का होना मैंडेटरी है इसको टैक्सेबल बनाने के लिए, लेकिन हमारे केस में कंसिडरेशन है नहीं। ठीक है, रिलेटेड पर्सन से रिलेटेड पर्सन से सर्विस नहीं ली है तो आप इतना समझ सकते हैं कि सप्लाई की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, और रिलेटेड पर्सन से अगर नहीं भी ली है लेकिन कंसिडरेशन दिया है तो क्या टैक्सेबल होगा? तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, क्या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है। अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो भी टैक्सेबल होगा, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि किस में फॉल करेगा वो, सेक्शन 7(1)(b) में, जो कि कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस विथ कंसिडरेशन मे और मे नॉट बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, लेकिन आप सेक्शन 7(1)(b) और सेक्शन 7(1)(c) रीड विथ शेड्यूल 1 पैरा 4 अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको ये ट्रांजैक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। State whether following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per Schedule 2 of CGST Act। बोला है कि इनमें से कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है और सप्लाई ऑफ सर्विस है एज पर शेड्यूल 2। ठीक है, सो रेंटिंग क्या है? सर्विस। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन। क्या बोला है? गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, तो ये क्या हुआ? सेल ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ये क्या हुआ? सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन अग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शेल पास एट अ फ्यूचर डेट, ये कैसा ट्रांजैक्शन हुआ? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस और हायर परचेज ट्रांजैक्शन, जिसको हम कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स। चेक करते हैं, फर्स्ट इज सर्विस, सेकंड इज गुड्स, थर्ड इज सर्विस, फोर्थ इज गुड्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। सप्लाई ऑफ सर्विस, गुड्स, सर्विस, गुड्स, तो हमारा ऊपर का आंसर सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाईज। कंपोजिट सप्लाईज मतलब नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वेर इन वन सप्लाई इज प्रिंसिपल एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई आर एंशिलरी सप्लाईज। ठीक है, होटल प्रोवाइड्स 4 days 3 nights पैकेज वेर इन facility of breakfast and dinner is provided along with the room accommodation। तो 4 days 3 nights का पैकेज है जिसमें आपका स्टे, आपका फूड, सब कुछ आ गया, आपका रूम है ना, सब कुछ आ गया। तो ये क्या हुआ? नेचुरली बंडल्ड। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? अकोमोडेशन फैसिलिटी। तो अकोमोडेशन पे जो रेट लगेगा वही किस पे लगेगा? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इंक्लूड्स रूम, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडेड इन द पैकेज। तो ये क्या हुआ? नेचुरली बंडल्ड। तो ये क्या हुआ? कंपोजिट सप्लाई। अ टूथपेस्ट कंपनी हैज ऑफर्ड द स्कीम ऑफ फ्री टूथब्रश अलोंग विद द टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट और टूथब्रश क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? नहीं है, दोनों को आप अलग अलग भी बेच सकते हो। तो ये क्या हुआ? मिक्स्ड सप्लाई, मतलब ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है। आंसर चेक करते हैं। अंडर कंपोजिट सप्लाई, 2 or more taxable supplies or goods or services of both or any combination thereof are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. In view of the same, since supply of breakfast, dinner, accommodation in the hotel are naturally bundled, it qualifies as composite supply, and since supply of toothbrush along with toothpaste are not naturally bundled, said supplies do not qualify as composite supply. Fine. और लास्ट है हमारा क्वेश्चन, whether goods supplied on higher purchase basis will be treated as supply of goods or supply of services। तो सप्लाई ऑफ तो क्या है? शेड्यूल 2 क्या बोलता है हायर परचेज वाले ट्रांजैक्शन के लिए? दैट गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन हायर परचेज बेसिस शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एज देयर इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल अबेट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट में जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे हायर परचेज का, तो इसको हम क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहेंगे। कहां लिखा है ऐसा? शेड्यूल 2 में।
Fine, so we are done with your chapter, and in next lecture we will be starting with your new chapter.